सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, इस्लामिक दुनिया के प्रभावशाली नेता, क्या इस जंग को रुकवाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होंगे? वैसे सलमान के साथ कुवैत और कतर और ओमान और बहरीन ज़्यादातर इस्लामिक देशों के, अरब मुल्कों के बादशाह और एग्जीक्यूटिव हेड्स उनके साथ हैं। वो जंग रुकवा पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब यही सवाल आज मैंने अमरीश मिश्रा से किया, जो चाहे ईरान हो, इजराइल हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका रूस की जियोपॉलिटिक्स हो, उसके आप कह सकते हैं एक हिस्टोरियन भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस महीने के पहले हफ्ते में वो तेहरान थे, जहां उनकी मिलिट्री लीडरशिप से बातचीत हो रही थी, वहां के संपादकों से बात हो रही थी, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, उनसे अमरीश मिश्रा की बातचीत हुई, अली खामनेई के कुछ सलाहकार, उनसे भी बातचीत हुई। ताज़ा अपडेट उनके पास है। इजराइल पर भी गहरी नज़र रखते हैं, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज को भी समझते हैं। अमरीश मिश्रा को सुनते हैं। अमरीश भाई, जो पहला सवाल है वो ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और आज की तारीख में इस्लामिक दुनिया के अल्टीमेट सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं एन वक्त पे कि किसी तरह से, मतलब ये जंग ईश्वर रोक दे किसी तरह से। और उन्होंने अपना रक्षा मंत्री भेज रखा है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बातचीत हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप उनकी बात मान जाए। उधर यूएई जो है वो भी कोशिश कर रहा है। पुतिन के यहाँ बैठक चल रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, क्रेमलिन में। और सबसे बड़ी चीज की कतर और कुवैत ये भी कोशिश कर रहे हैं, इनके एनवॉइस भी इस वक्त वॉशिंगटन में। इसके अलावा टर्की की जो सरकार है, हुकूमत है, वो भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से एक पैगाम पहुंचे ट्रंप के पास। और उन्होंने विदेश मंत्री ईरान के अगारची के साथ बातचीत शुरू कर दी। क्या आपको लग रहा है, जो मोटा सवाल है, कि क्या आपको लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, इस्लामिक दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, क्या इस जंग को रुकवा सकते हैं? देखिए दीपक जी, अगर कोई रुकवा सकता है तो बस दो ही लोग हैं, मोहम्मद बिन सलमान और अर्दोगन। अगर ओके। कोई रुकवा सकता है, अगर कोई, ये अगर अगर क्यों कोई, लगा दिया आपने? अगर इसलिए लगा दिया क्योंकि ट्रंप इनकी बात मानेगा। और ट्रंप का क्या कैलकुलेशन इस समय है, क्या माइंडसेट है, ये तो इवेल्युएट किया जा रहा है ना हर दिन के हिसाब से। हर दिन मूड चेंज हो रहा है, या हर दिन आप कहिए तो ट्रंप का इवेल्युएशन चेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर इन दोनों से, अर्दोगन और मोहम्मद बिन सलमान, और देखिए मोहम्मद बिन सलमान का अपना एक रसूख है। उन्होंने जिस तरीके से, जो अभी गाजा पीस बोर्ड की जब का जो गठन हुआ, उसके पहले जो ट्रंप मिडिल ईस्ट का उन्होंने टूर किया था पावर में आने के तुरंत बाद, तो उसमें जो $5 ट्रिलियन वहां से ट्रंप लेके आया। उसके बाद कतर ने अपना पूरा एयरक्राफ्ट ही उनको दे दिया, भेंट कर दिया। जो कि अल्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न है, जो अभी तक जिसमें फिटिंग्स चल रही हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसमें और बेहतर बना जा रहा है। तो अरब देशों को ट्रंप ओ तो करते हैं, काफी कुछ वो ओ करते हैं, मतलब कर्ज मतलब वो ही ओ हाँ, उनके समथिंग। एहसानों से दबे हुए हैं। जी जी, उनके एहसानों से दबे हुए हैं। प्लस जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको है, जो कि स्टेट रन है, जी। उसमें जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कतर में भी है। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स कई तरीके से, कई लेवल्स पे, पूरी जो तेल है, खासतौर पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें ईरान को छोड़ के सारे देशों में अमेरिका की अपनी पार्टनरशिप है किसी न किसी लेवल। तो इसलिए ये तो लेवरेज है वह। अब सवाल यहां पर ये है, अच्छा ये देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर टर्की भी जा रहे हैं, मतलब केवल बातचीत नहीं हो रही, उनके जाने की बात भी हो रही। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने, अर्दोगन और एमबीएस ने, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ताकत और लगा अगर दी। अब भी नहीं रुकी वॉर, तो आप सोचिए क्या होगा। आप कह रहे हैं ताकत पूरी लगा रखी है, लेकिन आप थोड़ा सा संशय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको शक शुबा है कि भाई दोस्ती है, इन्वेस्टमेंट भी है, पैसे के रिश्ते भी हैं, निवेश हो रखा है बहुत ज़्यादा अमेरिका का, ये जो ओपेक कंट्री हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट भी है। लेकिन खैर चलिए, वो तो खैर ट्रंप को डिसाइड करना, और ट्रंप के माइंड को तो हम लोग रीड नहीं कर सकते, ज्योतिष नहीं कर सकता कोई, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब इतना डेस्परेट क्यों है हर कीमत पे? जैसे लग रहा है जंग सऊदी अरब के साथ हो रही हो।
सऊदी अरब का इतना ज्यादा डेस्परेशन, ये ऐलान कर देना कि हमारा एयर स्पेस अमेरिका को हम यूज नहीं करने देंगे, यानी ईरान पर एक भी मिसाइल सऊदी अरब की जमीन से नहीं फायर होगी। तो अगर इस तरह की उन्होंने ईरान के साथ, आप कह सकते हैं, एक नई दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतना डेस्परेशन क्यों है, इतनी बेचारगी क्यों है सऊदी अरब की इस जंग को रुकवाने के लिए। इसके लिए दीपक जी आपको 2019 में जाना होगा। 2019 में क्या हुआ? हूतीज ने यमन से वार किया था और सऊदी अरेबिया की 2 रिफाइनरीज, अब कैक और मेरे ख्याल से खुश रहे उसका नाम एग्जैक्टली, इन दो रिफाइनरीज को हिट किया था। एंड सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये मानना था कि ये जो अटैक। जी, मैं आज सऊदी अरब की मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त हमारे हमारे तेल के कुएं निशाने पर थे, जिस वक्त सऊदी अरब जल रहा था, उसकी इकॉनमी जल रही थी, तब अमेरिका साइलेंट था। ये सऊदी अरब ने आज उसका दर्द छलका है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि यमन में जो हूती है हमले कर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ रहे हैं, वहां पर तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब की एक वो दुखती रग है यमन। लेकिन जंग रुकवाने से क्या फायदा होगा? क्या उनको लगता है कि वो ईरान को ऑब्लाइज करना चाहते हैं? सऊदी अरब रिश्ते अच्छे करना चाह रहे हैं। देखिए, ईरान को एक काफी अरसा मतलब 6-7 महीने से सऊदी अरब ईरान के साथ अपने अच्छे रिश्ते करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले चाइना ने 2 साल पहले चाइना ने बातचीत शुरू कराई थी। उसके बाद से बातचीत इतनी बढ़ गई है कि आज अमेरिका तक को सऊदी अरेबिया एक तरह से तोहमत लगा रहा है, और इसलिए तोहमत लगा रहा है कि ईरान के साथ जंग ना हो। क्योंकि देखिए, इजराइल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होना है तो वो सऊदी अरेबिया। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यमन में हूती मिलिशिया है, उस मिलिशिया की जो डोर है वो ईरान के हाथ में। अगर ईरान से सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो ये यमन वाला जो मोर्चा है सऊदी अरब का, ये मैनेज हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब यह है कि सऊदी अरब, अगर ईरान को यह लग गया कि सऊदी अरेबिया की वजह से ये जंग रुक गई, क्योंकि देखिए जंग तो, हालांकि ईरान पूरी तरह से तैयार है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली पीस की बात तो ज्यादा वजनदार होती है हर जगह, और पॉलिटिकल विक्ट्री भी उसी को माना जाता है। तो अगर पीस हो गई मान लीजिए फिलहाल, और उसमें सऊदी अरेबिया की बड़ी भूमिका हुई, तो नेचुरल सी बात है ईरान सऊदी अरेबिया को मानेगा कि भाई सऊदी अरेबिया ने ये काम किया। और हूतीज जो उसको अभी यमन में सिविल वॉर वगैरह की पूरी एक संभावना बनी हुई है, कभी कभी हो जाती है, फिर हूतीज अटैक कर देते हैं, तो उसको वो रिस्ट्रेन कर सकता है। जी, एक पॉइंट आपने कहा कि यमन जो है, जहां से हमले हो रहे हैं सऊदी अरब पे, सऊदी अरब के तेल के कुएं पे, और भी बहुत से इस तरह की, आप कह सकते हैं, अटैक्स हुए हैं सऊदी अरब पे, कि सऊदी अरब की थोड़ी सी बेचैनी है यमन को लेके। यमन में जो हूती मिलिशिया सक्रिय है, ईरान से अगर दोस्ती सऊदी अरब की अच्छी होती है तो फिर यमन के विद्रोह को, यमन के आक्रमण का वो जो मोर्चा उसको बंद किया जा सकता है। सऊदी अरब यमन को फिर मैनेज कर सकता है अगर ईरान से संबंध अच्छे रहते हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया मोहम्मद बिन सलमान की मजबूरी क्या है, क्यों वो ट्रम्प को मनाने में लगे हुए। एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूँ। आज प्यूतिन ने कहा, और जब उनके यहाँ यूएई के तमाम बातचीत उनकी हो रही है, प्यूतिन ने कहा कि अगर अगर मिस्टर ट्रंप ने फोर्स यूज करी ईरान पे, अगर बाई फोर्स उन्होंने ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमला किया, टारगेट किया, तो हमें दखल देना होगा। ये अचानक प्यूतिन का मिजाज क्यों बदल रहा है? प्यूटिन देखिए 2 चीजें देख रहे हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने अभी एक अपना नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी नाम का एक पेपर उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने रशिया और चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट बताया, और उन्होंने मतलब यूएस के लिए, और ईरान को भी रखा है तीसरे नंबर। और दूसरी बात, जिस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है, ग्रीनलैंड के माध्यम से पूरे आर्कटिक सर्कल को वो कंट्रोल करेगा, और रशिया से सीधे वहां टकराव है।
तो अब प्यूटिन का ये मानना है कि अमेरिका को यहीं रोक देना है, ईरान से उसको आगे नहीं बढ़ने देना, ईरान को गिरने नहीं देना है। और अगर इसके लिए रशिया इंटरवीन किया, क्योंकि याद रखिए रशिया ने सीरिया में इंटरवीन किया था 2015 में, और वो जो इंटरवेंशन था प्यूटिन का, उसने पूरी परिस्थिति बदल गई थी। असद उसी समय गिरने वाले थे, वो एक तरह से उनको कहिए 9 साल का एक्सटेंशन मिल गया, वो 2024 में गिरे, वो भी रशिया की ब्रॉड सहमति से। तो इसलिए रशिया का किसी भी इस मिडिल ईस्ट थिएटर में एंट्री हो चुकी है पहले, अमेरिका देख चुका है, और अमेरिका को रशिया से डील करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि रशिया को मिलिटरीली मिडिल ईस्ट से हटा दिया। तो इसलिए ईरान के मसले पर प्यूटिन का जो कड़ा रुख है, ये जरूर ट्रंप को सोचने में मजबूर कर सकता है। इट इज पॉसिबल। आज खबर अरब से आ रही है। पहले तो एक तरह की अफवाहें चल रही थी कि साहब इमाम खामेनेई जो है छुप गए हैं, बंकर में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। आज खबर जो जो ईरान से आ रही वो ये आ रही कि इमाम खामनेई जो हैं वो एक मस्जिद में गए, और एक ऐसी मस्जिद में गए, ज़ाहिर तौर पे नमाज पढ़ने ही गए होंगे, कि जब वहाँ से लौटते हैं वो तो फिर उनके तेवर बदल जाते हैं। मतलब जंग से या किसी बड़े फैसले से पहले वो उस मस्जिद में जाते। ये बात क्या सही है कि आज उस मस्जिद में गए और उस मस्जिद में जाने के बाद फिर वो बड़ा फैसला लेते हैं खामेनेई? देखिए, मैं जब तेहरान में था तो कौम एक एक बहुत एंशियंट इलाका है ईरान का, जिसमें रिलीजियस एक तरह से कैपिटल आप समझ लीजिए ईरान का है। जमकरन मस्जिद जिसमें इमाम खामनेई गए, वो जमकरन मस्जिद कौम के आउटस्कर्ट्स में है, और उसका महत्व यह है कि वो इमाम मेहंदी से जुड़ी है, और इमाम मेहंदी 12वें इमाम हैं जो अभी भी, जिनको शिया मानते हैं कि वो अभी भी हैं, और वो अंतिम जो इंसाफ की जंग है उसको लड़ने आएंगे। तो होता क्या है, देखिए कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ था 3 जनवरी 2020 को, और 4 जनवरी 2020 को लाल झंडा जमकरन मस्जिद से फहराया गया था, मतलब बदला ले। और 7 जनवरी तक ईरान ने अटैक कर दिया था यूएस बेसिस को, जिसमें कई यूएस, मतलब इराक में, और ये इराक और सीरिया में, और कई यूएस के सोल्जर्स उसमें घायल हो गए। तो अब जो ये बात है कि अभी जो इमाम खामनेई गए हैं, कोई बड़ा वो फैसला लेके या रिजॉल्व लेके वो आएंगे, और इसमें एक ही बात है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो झंडा है, लाल झंडा, वो भी लहराया जा चुका है। अब खुद इमाम खामनेई गए हैं, तो कुछ बड़ी चीज होने वाली है ईरान की तरफ। बड़ी चीज क्या, वो पलटवार ही करेंगे। उधर नहीं, पलटवार ट्रम्प में कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, समझ गया मैं। हाँ, हाँ। उधर ट्रम्प ने आज फिर कहा है कि भाई 2 चीजें अगर ईरान कर देता है तो ये जंग हम रोक देंगे, सैंक्शंस हटा देंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे, और रजा पहलवी और ये जो निज़ाम बदलने की बात है ये भी हम भूल जाएंगे। 2 चीज़ चाह रहे हैं। एक, वो चाह रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियर वाला मसला है, न्यूक्लियर बम, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ये ईरान इस प्रोग्राम को ख़त्म करे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त ईरान की है, इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को वो कम करें, यानी कंटेन करें, यानी जो हजारों की तादाद में ये जो खतरनाक मिसाइलें बना रहे हैं, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, इसके आंकड़े सामने रखें कि हमारे पास 10,000 मिसाइल हैं, 15,000 हैं, 5,000 हैं, इसका ऑडिट दे। ये दोनों चीजें क्यों कर रहे हैं? मिसाइल से इतना डरे क्यों हैं? चलिए भाई, न्यूक्लियर तो मान लिया कि न्यूक्लियर बम दुनिया में अब नहीं बनना चाहिए कहीं, वो तो मैं मानने को तैयार हूं। मिसाइल को लेकर इतनी ज्यादा परेशानी ट्रम्प को क्यों हो रही है? क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, और जिसका एक नमूना देख चुकी है दुनिया, कि वही मैं बार बार कहता हूं, सज्जल जो मिसाइल थी वो हवा में नाची थी और फिर उसने इसराइल पे स्ट्राइक किया था, और जो तबाही इसराइल की हुई थी 12 दिन के युद्ध में, तो वो पूरी दुनिया ने देखी। अमेरिका यही डर रहा है कि यही एक चीज है जो ईरान का डेटरेंस है, यानी ईरान पे कोई हमला करे तो उसको रोक सकता है ईरान अपनी मिसाइल ताकत से। न्यूक्लियर तक जाने की तो बात एक अलग स्टेज की, इसलिए वो ये चाहता है कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान अपना कर्टेल करे। अब कैसे कोई कर्टेल कर सकता है मिसाइल प्रोग्राम? इंडिया से कोई कहे कि हम अपने हथियार कम कर दें, ये क्या, आई मीन, डज इट मेक सेंस? ये अच्छा, देखिए एक जो चीज, बात है। जी। जी जी जी,
समझ गया। मिसाइल मिसाइल की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं इजराइल को तो परेशान कर ही रही है कि कहीं इजराइल नक्शे से ना मिट जाए अगर सारी मिसाइलें दाग दी जाएं उस तरफ। अमेरिका भी घबराया क्योंकि मैं देख रहा था पिछले दिन खुर्रम 4 या खुर्रम शहर पूरम शेर 5, को। जी हाँ, 4 या 5, पर एक ऐसी मिसाइल है जिसकी 10,000 किलोमीटर की रेंज है। और तब इमाम खामनाई ने कहा कि इसको हम सीधे व्हाइट हाउस पे टारगेट कर सकते हैं, ट्रंप हमारी रडार में। यानी अगर हम यहाँ से मिसाइल वो फायर करेंगे तो व्हाइट हाउस नहीं रोक सकता। जो भी बहरहाल टेक्नोलॉजी हो वो तो हाँ, खामनाई जानते हैं, उनके साइंटिस्ट जानते होंगे, या फिर पुतिन जानते होंगे, शी जिनपिंग जानते होंगे, या हो सकता है अमरीश भाई आप भी जानते हो, पता नहीं मुझे। बहरहाल मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जंग को टाला जा सकता है, या ये जंग तो होके रहेगी? देखिए जंग तो होके रहेगी जहां तक मेरा मानना है, आज नहीं तो कल। अब इसमें जो शर्तें अमेरिका लगा रहा है, अब या तो अमेरिका ये शर्तें छोड़ दे और अमेरिका कहे कि हम केवल एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, वो न्यूक्लियर है, वहां पर ईरान कुछ बातचीत कर सकता है, एक संभावना है। लेकिन मिसाइल के मामले पे और जो तीसरी एक और शर्त रखी है कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उनसे सपोर्ट विड्रॉ करो, वो ईरान अभी नहीं करने जा रहा। फिलिस्तीन का मुद्दा ईरान नहीं छोड़ने जा रहा है। और फिलिस्तीन के ओके। मुद्दे पे आप जानते हैं कि ट्रंप के कितने स्टेक्स लगे हुए हैं। वो बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने बना दी है, पैरेलल यूएन बना दिया है वहां गाजा में पीस के लिए। हम्म। और वहां हमास को डिसार्म करना जरूरी है, लेकिन हमास डिसार्म नहीं, हमास को डिसार्म करना संभव भी नहीं किसी के लिए, क्योंकि कौन जाएगा वहां उनको ये सब करने। उनके पास जो टनल्स का इतना बड़ा नेटवर्क है, हथियारों का जो जखीरा, कौन जाएगा, किस किस फोर्स में ये ताकत है कि वो इस तरह की सिचुएशन में जाए। और ईरान जो है पूरा समर्थन इस समय हमास का कर रहा है। तो इसलिए देखिए ये जंग, मुझे लगता है कि इसमें मेन बात तो इसराइल है, फिलिस्तीन राज का सवाल है। अगर वो एक पॉलिटिकल डिमांड ट्रंप कंसीड कर दें, और जिसको नेतन्याहू हर हालत में कभी भी नहीं मान सकते, तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अगर वो कंसीड नहीं करेंगे तो ये जंग आज नहीं तो कल होनी है। कोई टेम्पररी अगर सोल्यूशन थोड़ा सा निकल भी जाए, कोई टल जाए मामला, तब भी ये जंग तो होनी है। अमरीश भाई एक चीज़ और, मतलब मुझे चलते चलते मुझे लगा कि आपसे बेहतर कौन हिंदुस्तान में इस सवाल का जवाब देगा, क्योंकि आप ऐसे शख्स हैं जो 20 दिन पहले ईरान में ही थे यार। आपके सामने ही ये सारा बगावत शुरू हुई। आप ही वहाँ पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनसे आपकी मुलाकात हुई। आपकी मुलाकात अली खामनई के तमाम सलाहकारों से हुई, और तमाम वहाँ के जो टॉप एडिटर्स हैं, संपादक हैं, उनसे हुई। इसलिए मुझे लगा कि आपसे सवाल पूछ ही लूँ मैं, हालांकि जानकारी आपको बहुत है, आप बताते कम हैं। डोवाल साहब, डोवाल साहब आजकल बहुत क्लोज हो रहे हैं, और डोवाल साहब के जो डिप्टी यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वो ईरान पहुंचे हुए हैं साहब। और इससे पहले जो हिंदुस्तान है उसने ईरान का साथ दिया वोटिंग जो भी हुई ह्यूमन राइट्स को लेकर। भारत को, मतलब इजराइल को उम्मीद थी कि हमारा साथ देगा इंडिया, लेकिन इंडिया ने ईरान का साथ दिया। ये ईरान इंडिया इतना, मतलब पीछे से ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती पुरानी है, बहुत पुरानी दोस्ती है, या ईरान हमारी मदद करता है, या खामनाई का एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया का है? क्योंकि खामनाई साहब के जो उस्ताद थे वो हमारे लखनऊ बाराबंकी में उनकी जो है तमाम किंतु किंतु जी, जी वहां से किंतु वो बिलोंग करते थे जी। ये क्या है, हिंदुस्तान इस वक्त ईरान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि देखिए लोग कह रहे थे कि इसमें साहब इजराइल के साथ जाएगा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डोवल हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंडिया की डिफेंस लाइन भी सेट करते हैं ब्रॉडली। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हाँ। मोदी हैं, सब हैं, लेकिन डोवल उनका उनका हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है और वो इजराइल से वो क्लोज रहे। लेकिन डोवल साहब की थिंकिंग बदली है, ये किसी ने नोट नहीं किया। उनके हाल के बयानों को आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ये कहना शुरू किया है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुस्लिम्स के ब्रॉड फेवर में कुछ बातें डोवल साहब ने शुरू कर दी हैं कहना। और ये इसके पहले की बात। नहीं, वो तो खैर और अभी महमूद महमूद मदनी जो हैं, मदनी साहब जो देवबंद के, उनके बड़े करीब हैं वो, में उनके तो याद करीब करिए। है,
वो इसलिए जी। मानते हैं, देवबंद को डोवल इसलिए मानते हैं क्योंकि देवबंदियों ने जिन्ना का विरोध किया था पार्टीशन के समय, और डोवल इस चीज को पब्लिकली कह चुके हैं। चलिए खैर, वो डोवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक मुद्दे पर आ रहा हूँ। क्या ईरान हिंदुस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है? और ये जो नई एक्सेस है, चाइना, रशिया, ईरान, इसमें ईरान और रशिया से हिंदुस्तान के बड़े पुराने संबंध हैं। चाइना से तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो ईरान और रशिया है, इसकी वजह से हिंदुस्तान कंफर्टेबल है कि भाई ये तो घर की बात है। देखिए 1995 में पाकिस्तान बकायदा एक सैंक्शंस का रेजोल्यूशन इंडिया के अगेंस्ट ले आया था कश्मीर पे। उस समय ईरान ने इंडिया के पक्ष में वोट किया था। ओके। और ये बहुत बड़ा जेस्चर था, किसी मुस्लिम देश ने ऐसा नहीं किया था, केवल ईरान ने भारत का साथ दिया था, और नहीं तो सैंक्शन लग सकते थे इंडिया। आप सोचिए कितनी गंभीर बात। तो मतलब ये संबंध आप कह रहे हैं कि सिर्फ सस्ते तेल को लेकर नहीं है? केवल सस्ते तेल को लेकर नहीं, ये स्ट्रैटेजिक है, स्ट्रैटेजिक रूट्स है। हाँ, कल्चरल रूट्स और स्ट्रैटेजिक है। लॉन्ग टर्म में इंडिया ये समझता है कि ईरान के साथ उसका लॉन्ग टर्म रिश्ता है। पाकिस्तान का आप देखिए तो गदर एयरपोर्ट है, पाकिस्तान ने अपनी सारी स्पेसेस क्लोज कर दी हैं इंडियन ट्रेड के लिए। तो चाबहार एयरपोर्ट जो पोर्ट है वो ईरान ने दिया, और ईरान ने वो, और चाबहार पोर्ट को इंडिया छोड़ नहीं सकता है। ठीक। अब बहुत मैं कह रहा हूँ, बात फिर बहुत दूर तक चली जाएगी, और आपके पास इतना ज्ञान है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान ईरान पे फिर हम कभी बात करेंगे। मैं तो सिर्फ दोस्तों ये इसलिए आपसे मैंने जिक्र किया क्योंकि अली खामनाई के जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, फिलोसफर उनके पॉलिटिकल गुरु कह लीजिए, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्हीं की किताब लेके पढ़ते रहते हैं वो, और कई बार अपने तकरीरों में नेहरू को कोट करते हैं। बहरहाल जो आज की जिस्ट है वो ये है कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि इस जंग को हर कीमत पर रोक दिया जाए, और अगर ये जंग रुक जाती है तो ईरान सऊदी अरब के रिश्ते और क्लोज हो जाएंगे। यमन में जो हूती मिलिशिया है उसको कहीं वो कंटेन कर पाएगा सऊदी अरब, और कुछ इस तरह की जो धुकधुकी है वो कतर में भी है और कुवैत में भी। उनको लगता है जंग ज़्यादा हो गई तो हमारे तेल के कुओं का क्या होगा, हमारी इकॉनमी का क्या होगा। और उधर इजराइल के जो डिफेंस के चीफ हैं इस वक्त पेंटागन में, जो सेना मुख्यालय है अमेरिका का, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ स्ट्राइक करना है। ट्रंप दुविधा में। पुतिन ने एक वार्निंग आज दी है कि अगर बाई फोर्स आपने कोई हमला किया, जबरदस्ती कुछ करी, तो हम दखल देंगे। बहरहाल, और हिंदुस्तान ने, जैसे बताया अमरीश जी ने, कि इंडिया ने अभी हाल में जो वोटिंग हुई इजराइल के पक्ष में नहीं, ईरान के पक्ष में दी। बहरहाल, ये आज का आप कह सकते हैं अपडेट था। जंग हो सकती है आखिर में, अमरीश जी ने कहा। और मैं एक चीज़ और मिलिट्री अपडेट कर दूं कि आज भी कई फाइटर जेट्स जॉर्डन उतरे हैं, आज भी कई फाइटर जेट्स साइप्रस उतरे हैं, आज भी यूएसएस अब्राहम लिंकन ने एक्सरसाइज की है जो ओमान में खड़ा हुआ है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।